मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में प्रवीण आइस एकेडमी की तरफ से। दोस्तों, आप देख रहे हैं नवरात्र चल रहा है और कुछ समय बाद दशहरा भी आने वाला है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की अनोखी परंपरा है दशहरे में, और बस्तर का दशहरा सबसे ज़्यादा अनोखा दशहरा है। ये बस्तर में समभाव का, जनजाति समभाव का इससे बड़ी निशानी नहीं है कि हर जनजातियों को इसमें कार्य सौंपा गया है, और ये 75 दिन चलने वाला दशहरे का है। लेकिन कभी कभी 105 बीच में, जैसे इस बार मल मास जब भी आ जाता है 3 सालों में, तो ये 75 दिन का नहीं रहता है, बल्कि 105 या 106 दिनों का हो जाता है। वर्तमान में भी ये ज़्यादा दिनों का था। इसके अलावा देखिए, एक ऐसी जगह है छत्तीसगढ़ में जो मैन पाट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा, भारत का शिमला भी कहा जाता है, और मैन पाट में तिब्बती संस्कृति देखने को मिलती है। ये तिब्बती संस्कृति आपने देखा, तिब्बतियों को 2 ही जगह बसाया गया था, एक धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के, और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में मैन पाट में। तो कहने का मतलब, ऐसी विशेष चीज़ें आपके छत्तीसगढ़ में हैं। फूलों की घाटी, जो कि आप लोरो घाट को फूलों की घाटी भी बोला जाता है, जो जसपुर में है। इसके अलावा आपके यहाँ बंग बंधुओं का अनोखा मेला लगता है पंखाजुर में। बंग बंधुओं का अनोखा मेला लगता है कहाँ? पंखाजुर में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अभी फिर से आता हूँ इंडिया के रिस्पेक्ट में। ये है इसके बीच में छत्तीसगढ़। बीच में तो नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मध्य प्रदेश से ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग हुआ है। दोस्तों, कल मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने उत्तर पूर्वी गलती से बोल दिया था, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा ये अलग हुआ है मध्य प्रदेश से। 30.47% हिस्सा इसका अलग हुआ है। अगर हम देखें तो कल आपने देखा था ये 7 राज्यों से लगा है। कितने राज्यों से लगा है छत्तीसगढ़? 7 राज्यों से लगा है। तो क्या भारत में ऐसी कोई जगह है, सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला कौन सा प्रदेश है? तो आप क्या जवाब देंगे, छत्तीसगढ़ या कोई और? तो भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ जो है वो बलरामपुर जो है, उसकी ऐसी जिला है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है। अगर भारत में देखें तो सबसे बड़ी सीमा रेखा गुजरात की है। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है? गुजरात की है। छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य से लगता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत सबसे ज़्यादा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। किससे लगता है? बांग्लादेश से। तो यहाँ पर आपने देखा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार हम लोग देख लें, और फिर छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा मैं आपसे जिक्र। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो है, अब यहाँ से एक मैप हम लोग छत्तीसगढ़ का लेते हैं। दोस्तों, कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? जी हाँ, सी हॉर्स जैसा। इस सी हॉर्स में अगर हम बात करें तो जो मुख है, जो चेहरा है, वो कहाँ आता है? वो एमसीबी में आता है। कहाँ आता है? एमसीबी, यानी जो नया जिला बना है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और बैकुंठपुर, वहाँ पर ये आता है। जबकि भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी वहाँ पर आता है। और जबकि हम बात करें कि आपका जो है मुकुट कहाँ आता है, तो ये बलरामपुर में। मुकुट कहाँ आता है? बलरामपुर में। और बलरामपुर सबसे बड़ी सीमा रेखा भी है। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है? बलरामपुर की है। अगर हम देखें तो सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है इसका? सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो जसपुर है। सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? जसपुर है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? वो पड़ता है आपका बीजापुर में। सबसे पूर्वी पश्चिमी हिस्सा किस में पड़ता है दोस्तों? बीजापुर में। इसके पैर कहाँ हैं? इसके पैर पड़ते हैं सुकमा में
और इसकी पूंछ कहाँ पड़ती है? इसकी पूंछ पड़ती है गरियाबंद जिले में। तो ये हमारा आपका क्या है? ये हमारा दरियाई घोड़ा है कि कौन सा है? समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा है? तो याद रखिएगा ये समुद्री घोड़ा है, सी हॉर्स है, ना कि हिप्पोकस है। तो कभी कभी इसमें गलतियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा इसका विस्तार क्या है। क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ का विस्तार बताइए। तो और स्थिति और विस्तार, तो स्थिति क्या बताएंगे कि भारत में कहाँ अवस्थित है ये। तो भारत में कहाँ अवस्थित है? तो भारत के मध्य प्रदेश से कौन सा भाग हुआ? तो मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग हुआ और ये कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी भाग में भारत के अवस्थित है। अगर हम बात करें तो कौन सा? अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों से लगा हुआ, इसकी अवस्थिति को बताता है। इसके अलावा इसका विस्तार अगर देखें तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? पूर्व से पश्चिम तक 435 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 435 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर और 435 किलोमीटर ये जो है आपकी छत्तीसगढ़ की ग्रंथ अकेडमी में इसका विस्तार दिया हुआ है। इसलिए कहीं भी 700 से 800 का चक्कर नहीं है, आप 700 मान सकते हैं। अब आते हैं ये अक्षांशी विस्तार और देशांतर विस्तार। वास्तव में सबसे मुख्य चीज़ होती है किसी भी चीज़ का विस्तार को लेने की, अक्षांशी विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांश क्या बताता है और देशांतर क्या बताता है, ये समझिएगा दोस्तों। तो अक्षांशी विस्तार कहाँ है? 1745 से 1745 से कितना है दोस्तों? 1745 क्या आएगा? 17:45 और क्या आएगा ये आगे? नॉर्थ। और कितना है? 2405। कितना है? 2405। ये क्या आएगा? ये भी नॉर्थ आएगा। ये भी क्या आएगा? ये भी नॉर्थ आएगा। क्यों आएगा ये मैं बता रहा हूँ। और हमारी देशांतर रेखा कितनी है? आपका 80-15 से 84-25 तक। ये कौन सा आएगा? ये ईस्ट आएगा। ये भी ईस्ट आएगा। अब ये दर्शाता क्यों है? अक्षांश और देशांतर का इतना महत्व क्यों है? तो इसको समझिएगा आप। जब भी हम अगर बात करें गोलार्ध में तो पूरा भारत ही हमारा कहाँ पर आ रहा है? पूरा भारत हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। और ये जीरो अक्षांश से आपने देखा 90 डिग्री तक। अक्षांश का मतलब क्या है? 0 से 90 डिग्री तक ये एक एक अंश को जब हम पूरी सर्कल घुमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो अक्षांश रेखा बन जाती है, एक दूसरे को काटती नहीं। 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे और सबसे महत्वपूर्ण है 23.5 डिग्री पे, ये कर्क रेखा कहलाती है। और ये नीचे में मकर रेखा कहलाती है। लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो बीच का जो बीच के जो क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सूर्य की रोशनी 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से मकर रेखा तक वेरी करती है। जैसे अभी ठंड का समय है तो ठंड के समय में सूर्य जो है सूर्य से दक्षिणायन होगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा, इसलिए ठंड है। जब ये 0 डिग्री से ऊपर आएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा गर्मी का समय होगा। कैसा समय होगा? गर्मी का। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए, कभी हम जब गर्मी से मरते रहते तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? लोग ठंड से मरते हैं। जब कभी यानी इतनी ज़्यादा कठोर ठंड वहाँ पड़ेगी कि मत पूछिए। जब हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा क्या है? 1745 से 2405 यानी कर्क रेखा हमारी यहाँ से होके गुजरती है। इसलिए छत्तीसगढ़ को ट्रॉपिकल जोन में माना गया। किस में माना गया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसके अलावा जाइए कि हम जब क्या देखेंगे, हमारा जो है देशांतर विस्तार। देशांतर जो है, ये देशांतर का मतलब क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि कर्क रेखा पूरे भारत से 8 राज्यों से होके जाती है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि इन 8 राज्यों में ऐसे कौन कौन से छत्तीसगढ़ के अलावा राज्य आते हैं।
ये आपको बताना है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य आते हैं, क्या त्रिपुरा आता है, क्या मिजोरम आता है? तो कल मैं बता चुका हूं दोस्तों, कमेंट्स करिएगा। और ये 8 राज्य में कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, आपको बताना है। अब आगे आइए, हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो देशांतर विस्तार है, हमारी जो मानक समय रेखा है, वो कहाँ से होके जाती है? मैंने कल बताया था आपका मिर्ज़ापुर कह लीजिए, नैनी कह लीजिए, इलाहाबाद कह लीजिए, तीनों ही आंसर गलत नहीं है ये। और हमारे यहाँ ये दोनों क्रॉस करती, कहाँ से? ये दोनों क्रॉस करती है कोरिया में। कहाँ करती है? कोरिया में। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये जो जगह है, ये जो हम देखेंगे, ये एमसीबी हो गया। अब कहाँ हो गया है? एमसीबी, ठीक है। तो एमसीबी में क्रॉस करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों जो क्रॉस करती है कोरिया में है। कहाँ करती है? कोरिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों कहाँ क्रॉस करती है दोस्तों? कोरिया जिले में करती हैं। अब हम आगे देखें तो हमारा देशांतर क्या महत्व है? देशांतर ये महत्व है, क्वेश्चन एक बार एमपी में पूछा गया था। वास्तव में ये जो गोलार्ध है, ये जो ग्लोब है, पृथ्वी, ये सूर्य है मान लीजिए, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती जाती है। तो जितना भी हमारा एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। इसीलिए भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का नाम ही इसलिए पड़ा अरुणाचल प्रदेश। और भारत में ये 30 देशांतर का अंतर है लगभग, इसलिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो अंतिम हिस्सा है उसमें 2 घंटे सूर्य विलंब से होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य आ जाता है और उसके 2 घंटे बाद कहाँ सूर्य उदय होता है? गुजरात में। इसलिए हमारे यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पहले कहाँ? तो पहले जसपुर में आएगा, सूर्य उदित होगा, और सबसे बाद में कहाँ आएगा? सबसे बाद में आएगा आपका बीजापुर में। सबसे बाद में कहाँ आएगा? बीजापुर में। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? इसलिए सबसे पहले सूर्य उदित कहाँ होगा? जसपुर जिले में। और सबसे बाद कहाँ उदित होगा? सबसे बाद होगा आपका बीजापुर में। और हमारे यहाँ 16 मिनट, लगभग कितना? 16 से 17 मिनट के बीच का अंतराल होगा सूर्य उदित होने में। और भारत में कितना होता है? ये 2 घंटे का अंतराल होता है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये क्वेश्चन अगर बनेगा, क्वेश्चन मेंस में लिखने को आया था कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार बताइए। तो क्या बताएंगे? स्थिति क्या बताएंगे कि भारत में कहाँ स्थित है? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ विस्तार में क्या बताएंगे? देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, और साथ ही साथ आपका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है, और इसका क्षेत्रफल बताएंगे जो भी 1,35,000 है ना, 191, 92, 94 ये दिया रहता है। 1,35,192 को कहीं कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और साथ ही साथ ये क्षेत्रफल में भारत का 9वां राज्य है। अब आगे आते हैं हम लोग। अब इसका डिवीज़न, भारत, छत्तीसगढ़ को आपने देख लिया। छत्तीसगढ़ का सबसे, अगर हम देखें तो अब मैं प्रशासनिक डिवीज़न और वो राजनीतिक डिवीज़न आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार का डिवीज़न है, एक राजनीतिक है और क्या है, एक पॉलिटिकल डिवीज़न, और एक क्या है? प्रशासनिक है। प्रशासनिक, पॉलिटिकल में भी 2 होता है, एक जिसको कि नॉमिनल हेड बोलते हैं और एक रियल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड में सबसे ऊपर कौन हो गया? राज्यपाल। और रियल हेड में कौन हो गया? रियल हेड में वहाँ का आपका मुख्यमंत्री। यानी राज्यपाल को बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, बल्कि वास्तविक पावर किसको होती है? मुख्यमंत्री को होती है। दूसरा हम बात करें कि हमारा प्रशासनिक हेड कौन होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो प्रशासनिक हेड होता है सीएम, चीफ सेक्रेटरी, सीएस होता है। कौन होता है? सीएस होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है प्रशासनिक हेड। और इसके बाद सीएस के बाद कौन होता है? सीएस के बाद प्रमुख सचिव हो गया, फिर प्रमुख सचिव के बाद विभाग का जो हेड है प्रमुख सचिव है। जो दोस्तों सीएस है, मुख्य सचिव है, वास्तव में उसको बहुत बड़ी पावर है। वो पूरे आईएएस अधिकारियों का हेड होता है, और वो सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जो मुख्य सचिव के रूप में किसकी? मुख्यमंत्री की सहायता करता है। कौन सी?
एडवाइस देता है, जिसकी एडवाइस को मुख्यमंत्री भी जल्दी से इनकार भी कर सकता है। CS जो है उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद प्रमुख सचिव हो गया, जो कि विभागीय प्रमुख होता है। प्रमुख सचिव के बाद सचिव, सचिव के बाद संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के बाद कौन सा, आपका अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव एक टाइप के होते हैं। तो ये सारे लोग क्या हो गए, ये प्रशासनिक अधिकारी हो गए, और ये सारे लोग क्या हो गए, राजनीतिक। इनका कार्यकाल ये स्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं दोस्तों, ये अस्थायी होते हैं। ये अगर चाहे तो 5 साल या पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल स्थायी होता है। ये विशेषज्ञ लोग हैं, और ये क्या है, ये विशेषज्ञ नहीं है किसी भी चीज़ के, ये सामान्य जानकारी रखते हैं। अच्छा, ये जो है राजनीति के लोग जो है, ये इनकी मिनिमम एज तो होती है लेकिन मैक्सिमम एज नहीं होती। इनकी मिनिमम एज होती है क्या, तो मिनिमम एज भी होती है और कार्य करने की मैक्सिमम एज भी होती है। जैसे कोई भी अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल अभी रिटायरमेंट का है, 65 साल है, लेकिन क्या कोई विधायक कितना साल तक लड़ सकता है, 90 से ऊपर साल जितना भी चाहे वो लड़ सकता है, ऐसा कुछ भी उसके लिए प्रतिबंध नहीं। इनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता होती है क्या, इनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी चाहे कोई भी बने, चाहे कलेक्टर भी बने, चपरासी भी बने, तो उनके लिए भी शैक्षणिक योग्यता होती है। तो ये इस प्रकार का ये जो अध्ययन है, पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है, ये जो अध्ययन है ये ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का अध्ययन है दोस्तों। यहीं से अलग होता है राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। तो खैर, ये मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा मैंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की डिवीज़न है। छत्तीसगढ़ का हेड कौन होगा, तो अगर नॉमिनल हेड की बात करें, सबसे ऊपर कौन सा होगा, राज्यपाल, और लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, वो मुख्यमंत्री के पास। जबकि प्रशासनिक रूप से सबसे ऊपर कौन होता है, अक्सर क्वेश्चन में आता है, प्रशासनिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। अब आइए, इसके बाद दूसरा डिवीजन क्या है, इसके बाद पूरा ये राज्य का हो गया। राज्य के बाद किस में बटा होता है, तो राज्य के बाद अगर हम देखें संभागों में बटा होता है, यानी किस में बटा होता है, डिवीजन में बटा होता है। तो कितने डिवीजन है उसको भी देखें, और इसका अधिकारी कौन होता है, तो डिवीजन का अधिकारी कौन होता है, वो संभाग आयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, संभाग आयुक्त। तो संभाग आयुक्त हमारे यहाँ कितने होंगे भाई, 5 होंगे। कितने होंगे, क्योंकि 5 संभाग है तो संभाग आयुक्त। अब इस पर भी मैं पूरी चर्चा भी करूँगा। संभाग के बाद किस में बटा होता है, संभाग का अधिकारी संभाग आयुक्त या कमिश्नर बोलते हैं, संभाग आयुक्त। फिर इसके बाद जिले में बटा होता है। क्या बटा होता है, जिला। और जिले का अधिकारी जिलाधीश होता है, या कलेक्टर होता है, या जिला प्रमुख। जिले का अधिकारी कौन हो गया दोस्तों, तो कलेक्टर, जिलाधीश, बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, आपदा अधिकारी, इतना बड़ा जिले का अधिकारी होता है दोस्तों। इसीलिए कलेक्टर के पास इतना पावर होता है कि आप सोच नहीं सकते। किसी भी मजिस्ट्रेट, सबसे बड़ा जिले का दंडाधिकारी, गोली चलाने का आदेश कौन दे सकता है, गोली चलाने का आदेश राज्यपाल भी नहीं दे सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकता। जिले में जिला दंडाधिकारी के रूप में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कौन दे सकता है, आपका डीएम यानी कलेक्टर, जो उस पावर में ही दे सकता है, जिसको जिला दंडाधिकारी बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए ये प्रशासनिक पावर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप समझ नहीं सकते कि क्या ये पावर है। अगर अपने आप में कोई कलेक्टर आ जाए ना, तो कुछ भी वो संभव हो सकता है। अब आइए, और इसका भी प्रमुख कौन है, मैंने बताया सीएस सारे लोगों की बैठक लेता है। तो सीएस सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अब जिला किस में बटा होता है दोस्तों, जिला जो है, अब जिले हमारे कितने हो गए हैं, 33 जिले हो गए। तो जिलाधिकारी कितने होंगे, 33 होंगे। अब जिला किस में बटा होता है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिला किस में बटा होता है, जिला सब डिवीजन में बटा होता है। अनुविभाग किस में बटा होता है, अनुविभाग में। और अनुविभाग के अधिकारी क्या कहलाते हैं, अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं एसडीओ। क्या बोलते हैं, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल, ये इंटरव्यू में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एसडीओ में एम लग जाता है तो वो एसडीएम कहलाता है।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अनुविभाग, जैसे सरगुजा में 4 अनुविभाग है, तो कितने एसडीएम हो गए? 4 एसडीएम। वास्तव में डिप्टी कलेक्टर को पावर नहीं होता, वो सिर्फ रिवेन्यू का पावर होता है, लेकिन दंडाधिकारी के रूप में कौन होगा? एसडीएम होगा। कौन होगा? जिसको कि एसडीओएम भी बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं। इसी में डिप्टी एसपी, इसको एसडीओपी बोलते हैं, ये डिप्टी एसपी के रूप में हो गया। और अगर हम देखें कोई भी एसडीओ शब्द का मतलब क्या हो गया? अनुविभागीय अधिकारी, है ना। एरीगेशन से जुड़ा हो सकता है, सिंचाई से, मतलब सिंचाई से जुड़ा हो सकता है, या किसी भी उससे जुड़ा हो सकता है। अगर और विभागों में देखेंगे, जैसे शिक्षा में देखेंगे, तो आपका एसडीओ नहीं है, बल्कि जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको डीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप संचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप संचालक। और संभाग के प्रमुख अधिकारी को उसको क्या बोलते हैं? जेडी बोलते हैं, यानी संयुक्त संचालक। संभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते हैं? शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालक। क्या? तो ये आपने देखा। अब इससे नीचे क्या हो गया? जिला। क्या? अनुविभाग के बाद, अनुविभाग के बाद उसका डिवीजन होता है तहसील। अनुविभाग से छोटा क्या है? तहसील। और तहसील का मुखिया कौन होता है? तहसीलदार होता है। कौन होता है? तहसीलदार। और तहसील से नीचे कौन हो जाता है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम और डीएम सब दंडाधिकारी कहलाते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और इसकी इतनी पावर होती है कि मत पूछिए। आज आपने देखा कि जो मतलब एक ऐसी बात हो रही थी कि लाइन लगी हुई थी मंदिर में लाइन लगी थी, उसमें एक अमेरिका से आईटीएन भी पढ़ने आया था। आईआईटी में नौकरी करके अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी में था वो भी लाइन में लगा हुआ था, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तभी हॉर्न बजते हुए आया, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, और पहले साहब पूजा करेंगे, फिर उसके बाद लाइन खुलेगी। उसने देखा साहब आ रहे हैं, चलो भाई ठीक है। बाद में जब निकले तो पूछा कौन साहब है? बोले नायब तहसीलदार साहब है। उसने देखा कि अरे मैं इतनी बड़ी नौकरी में नायब तहसीलदार का यहाँ इतना पावर, इतनी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसने तत्काल वो आईटी की नौकरी छोड़ी और क्या किया? उसने जो है तैयारी शुरू की और आईएएस पद पे निकला। यानी यहाँ पर प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं बहुत ज़्यादा महत्व उनको है। अब आगे आते हैं हम लोग। तो आपने तहसील, फिर ये, लेकिन आपने देखा दोस्तों एक डिवीज़न और भी है। वो डिवीज़न हुआ 1993 से। जब भी पंचायत राज हमारे यहाँ लागू हुआ तो हमने जो जिला कलेक्टर है उसके कार्यों का विभाजन कर दिया। और उसके कार्यों का विभाजन किस टाइप से किया? तो सबसे पहला जो विकास कार्य है उसको 2 जगह बांट दिए। पहला जिला पंचायत, पंचायत राज लागू हुआ तो जिला पंचायत, है ना, जिला स्तर पे जिला पंचायत, और फिर विकास खंड स्तर पे जनपद पंचायत, और निचले स्तर पे आपका ग्राम पंचायत। इस 3 स्तर पे यानी हमने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया, और जिससे कि हमारी लोगों की सहभागिता प्रशासन में बने, प्रशासन रिस्पॉन्सिबल हो जनता के प्रति, और जनता जो है अपनी निर्णय क्षमता को दे सके यहाँ पर। तो जिला स्तर पे जिला पंचायत, जिसमें कि एक पद कलेक्टर से अलग करके जिला सीओ का पद बना। कौन सा बना? जिला सीओ। तो वो विकास कार्य, जिला पंचायत क्या देखेगा? विकास कार्य। जनपद पंचायत क्या देखेगा? विकास कार्य। और ग्राम पंचायत क्या देखेगा? विकास कार्य। विकास कार्यों के लिए हमने इन तीनों का गठन किया। और इसमें जिला पंचायत का 2 प्रकार के, एक होता है निर्वाचित, जिसमें कि अध्यक्ष कहलाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो निर्वाचित पद जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य होंगे, जबकि आपका जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? वो प्रशासनिक अधिकारी कहलाएगा जिला सीओ, यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद में भी वही हमने किया कि जनपद में निर्वाचित पदाधिकारियों की एक टीम, और कौन? जनपद सीओ। और ग्राम स्तर पे भी 2 हो गए, एक सचिव हो गया जो कि प्रशासनिक अधिकारी हो गया, और सरपंच क्या हुआ? सरपंच जो है राजनीतिक अधिकारी हो गया। तो ये आपने देखा, ये डिवीज़न कब का है? ये डिवीज़न है दोस्तों वर्तमान प्रशासनिक का। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ों को लूँगा। तो अभी तक देखिए आपने, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला आपने क्या देखा? सबसे पहला छत्तीसगढ़ को देखा, छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखा, और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को देखा। निर्वाचित में कौन सबसे
है राज्यपाल है, लेकिन वो रियल नहीं है, नॉमिनेट हेड है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है वो संघीय प्रणाली को कमज़ोर करती है। दूसरा, रियल हेड कौन है? मुख्यमंत्री है। आपने देखा संभाग, जिला, है ना, राज्य किस में बटा होता है? संभाग में। संभाग किस में बटा होता है? जिले में। जिला किस में? अनुविभाग में। अनुविभाग किस में बटा होता है? तहसील में। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था आपने देखी और इसके अधिकारियों को भी देखा। संभागीय अधिकारी को संभाग आयुक्त कहते हैं, जिला को डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जिला दंडाधिकारी भी बोलते हैं। और अगर अनुविभाग की बात करें तो एसडीएम हो गया, और अगर हम तहसील की बात करें तो तहसीलदार हो गया। अब आगे आते हैं एक एक करके। आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ जो है, अब आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का संभाग देख लें। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 5। एक संभाग ये कौन सा हो गया? सरगुजा संभाग। एक कौन सा संभाग हो गया? बिलासपुर संभाग। एक कौन सा संभाग हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। और ये कौन सा संभाग हो गया दोस्तों? ये रायपुर संभाग हो गया। और ये कौन सा संभाग हो गया? बस्तर संभाग हो गया। सबसे पहले बात करें तो हमारा पहला संभाग जो बना था वो 1862 में रायपुर संभाग बना था। कौन सा बना था? रायपुर संभाग। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। रायपुर जो संभाग बना उसमें दूसरे नंबर पे जो संभाग बना उसके बाद बना बिलासपुर। रायपुर संभाग का 1862 है, बिलासपुर संभाग का समय है 1956, 1956 है। तीसरा जो संभाग बना वो बना बस्तर, 1981 है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ जब बना था तो उस समय हमारे 3 ही संभाग थे और हमने जो है संभागीय प्रणाली को समाप्त कर दिया था। फिर ये देखा गया कि संभागीय प्रणाली की आवश्यकता, अच्छा संभाग बनाने जरूरी थे या नहीं? हमने प्रशासनिक बचत के लिए संभागीय प्रणाली को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर हमको समझ में आया कि हमारी आवश्यकता है और संभागीय प्रणाली शुरू की। तो 1 अप्रैल 2008 को हमने चौथा संभाग बनाया, वो था सरगुजा संभाग। और 5वां संभाग जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा संभाग होगा एरिया में? वो संभाग था दुर्ग संभाग, सबसे बाद में भी बना। ये संभाग जो है ये 15 अगस्त 2013 को इसकी अधिसूचना जारी हुई और सितंबर में अस्तित्व में आया, 1 सितंबर 2013 में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से हमारे 5 संभाग हुए। अब इस संभागों का थोड़ा विश्लेषण कर ले। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये बताओ ऊर्जा संभाग कौन सा है, ये भी नया कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो बिलासपुर इसमें ऊर्जा संभाग है। बिलासपुर कैसा संभाग है? ऊर्जा संभाग। एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग बस्तर है और एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग है। जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। और जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग बस्तर है। अब अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में है? सबसे ज़्यादा जिले बिलासपुर संभाग में। कितने जिले हैं भाई? 8 जिले। अच्छा, इस संभागीय प्रणाली जो 8 जिले हैं, अभी नए नए जिले बने हैं, किस संभाग में परिवर्तन नहीं हुआ? तो बस्तर संभाग में, है ना, ये परिवर्तन नहीं हुआ, जो अभी वर्तमान में 5 जिले हैं। तो कितने जिले हो गए? बिलासपुर में 8 जिले हो गए, ठीक है। सरगुजा में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए, ठीक है। आपके रायपुर में 5 और ये बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ जो है ना, वो दोनों को सम्मिलित रूप से होता है, इसलिए कहीं ना कहीं रायपुर में भी हम क्या करेंगे? 5 और 1 6 हो गए। दुर्ग में कितने हो गए दोस्तों? पहले 5 थे, अभी 2 और जुड़े, 7 हो गए। और यहाँ 7 पहले से, 7 7 6, यानी कुल मिलाकर के हमारे कितने हो गए जिले? 33 जिले हो गए। कितने जिले हो गए वर्तमान में? 33 जिले। मैं थोड़ा सा बस एक परिचय और दे करके फिर आगे बढ़ाता हूँ। जिलों का
सबसे पहले मैप, कल मैं जिलों का मैप आपको देख करके फिर मैं फिजिकल डिवीज़न में आऊँगा। तो जिलों के मैप से पहले आपको याद दिला दूँ कि सबसे पहले हमारे कितने ज़िले थे। सबसे पहले हमारे 1861 में हमारे 3 ज़िले बनाए गए। कितने ज़िले बनाए गए? 3 ज़िले, जिसमें कि एक ज़िला कौन सा था? रायपुर। दूसरा कौन सा था दोस्तों? बिलासपुर। और तीसरा कौन सा था जो वर्तमान में नहीं है? तीसरा था संबलपुर। तीसरा था संबलपुर। ये बाद में आपने देखा 1905 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ, 1905 में संबलपुर चला गया उस तरफ, और यहाँ कौन सा आ गया? यहाँ गया आपका सरगुजा। यानी सरगुजा जो बना है 1905 में हमारे पास है। तो सरगुजा जो है जिला नहीं बना, सरगुजा की रियासतों को लिया गया, संबलपुर उस तरफ दे दिया गया। तो आप 1905 तक ये 2 ज़िले थे हमारे पास, ठीक है। और सरगुजा हमारा 1905 से जुड़ा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 1906 में एक और ज़िला बना। वो कौन सा ज़िला था दोस्तों? वो था दुर्ग जिला। कौन सा था? दुर्ग जिला। फिर आइए, इसी बीच हमारे यहाँ 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? जिसमें से कुछ रियासतों को मिला करके बाद में राजनांदगांव को भी रियासतों को मिला करके राजनांदगांव जिला बनेंगे। लेकिन 14 जिलों रियासतों में से कुछ रियासतों को मिला करके हमने 3 ज़िले बनाए, और 3 ज़िलों का समय कितना था? 1948। कितना समय था? 1948। और ये सब रियासतों को ही ज़िले का, जैसे सरगुजा है, रायगढ़ है, ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, इनको हमने ज़िले का दर्जा दिया। किसको किसको दिया? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। यानी कितने ज़िले हो गए हमारे 6 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। इसी बीच 1973 में एक और रियासतों को मिलाकर के एक और ज़िला बनाया गया, उसका नाम था राजनांदगांव। तो 1973 तक हमारे कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने ज़िलों का उल्लेख है? क्योंकि राजकीय गीत इसके बाद ही बना है, तो इन्हीं 7 ज़िलों का हमारा उल्लेख है छत्तीसगढ़ के राजकीय ज़िलों में। कितने राजकीय गीत में? अरपा पैरी के धार में कितने ज़िलों का उल्लेख है? इन 7 ज़िलों का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। तो 1973 तक ये 7 ज़िले बने। उसके बाद 1998 में रामचंद्र सिंहदेव कमेटी, 1998 में रामचंद्र सिंहदेव कमेटी बैठी और उन्होंने 9 ज़िले के गठन की सिफारिश की। कितने ज़िलों की गठन की सिफारिश की? 9 ज़िलों की। और ये बन गए 16 ज़िले। कितने ज़िले बन गए? 16 ज़िले। और ये 16 ज़िले जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे कितने थे? तो मात्र राज्य मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे पास 16 ज़िले थे। हमारे पास कितने ज़िले थे? 16 ज़िले। अब मैं इसके आगे कल आपके बाद बताऊंगा कि 16 ज़िले के बाद 33 तक का हमारा सफ़र क्या है। इसके अलावा हमने जो कुछ चीज़ें देखी कि अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप। सबसे पहला ये कि ये बताइए कि राजकीय गीत में कितने ज़िले हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखिएगा कि मैंने कहा 5 हमारे संभाग हैं, इन संभागों में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कि 8 ज़िले हैं। ऐसे कौन सा संभाग है जिसमें कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। संभागीय प्रणाली, अब एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, क्या जिला बनाना, जिला का विस्तार या गठन हमारे लिए औचित्यपूर्ण है या नहीं है? तो कितना इसके पक्ष में बोलेंगे, कितना विपक्ष में बोलेंगे। ठीक जैसे नए राज्यों का गठन के लिए हो सकता है, नए संभागों के गठन के लिए हो सकता है, तो ये सब आप इसको बता सकते हैं। दूसरा एक और चीज़, क्या हमारा विकासखंड की संख्या बदल सकती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदली अभी तक? वो नहीं बदली तो कौन सी? विकासखंड नहीं बदले। ऐसा क्यों? क्योंकि विकासखंड के लिए पहले 146 विकासखंड थे, अभी भी कितने विकासखंड है? 146। दांतेवाला समिति ने ये सिफारिश की थी विकासखंडों की, और विकासखंड जो है उसमें कोई बदलाव किससे पूछे बिना नहीं हो सकता है, केंद्र की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी विस्तार राज्य सरकार क्या कर सकती है? संभाग बढ़ा सकती है, जिले बढ़ा सकती है, आपका तहसीलें बढ़ा सकती है, लेकिन क्या नहीं बढ़ा सकती? संभाग, वो विकासखंड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आपको ये बताना है कि ये बताइए कि आपके छत्तीसगढ़ के गठन
से पूर्व हमारे कितने संभाग थे और हमको कौन सा संभागीय प्रणाली हमने जो समाप्त की उसके बाद कौन सा संभाग हमारा बना है। तो ठीक है दोस्तों, आज यही तक। कल आगे के लिए फिर से इंतज़ार करिए अगले वीडियो तक। धन्यवाद।